नमस्कार दोस्तों, दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में जैसा कि हमने देखा था भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, और इन मिट्टियों में हमने जो है सारी चर्चा कर दी थी समराइज वे में सारा सब कुछ आपको बता दिया था, और वो पर्याप्त ही था एक प्रकार से। लेकिन संतुष्टि के लिए हमने छाप दिया है। छापने का मतलब ये है कि नोट्स बना दिया है। तो नोट्स किस क्रम में तैयार होंगे कि इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। तो इस क्रम में आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। स्क्रीनशॉट्स यहाँ लेते रहेंगे तो नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। बाकी लगभग सारी चीजें हमने बता दिया, पूरी मतलब आपको पढ़ाई दिया था पिछली क्लास में। तो आइए हम देखते हैं क्या आज नया करना। नया में ये है कि इसको हम थोड़ा विस्तार में बता देंगे। एक दो जो चीजें छूटी थी वो छूटेंगे नहीं, हो सकता है एक दो पॉइंट छूटे हों, यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा आप सबने, और काफी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो देखिए वही क्रम है पढ़ाने का। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो महाद्वीपीय पृष्ठ की, महाद्वीपीय सबसे पहले हमने लिखा महाद्वीपीय भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी, महाद्वीपीय भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी असंगठित चट्टानों से निर्मित जो परत है उसे ही क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है, देखिए। तो ये महाद्वीप और असंगठित ऊपरी परत, ये क्या है, चट्टानी जो परत है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, मृदा कह रहे हैं। ये डिफिनेशन के रूप में आपके पास आ गया। दूसरी बात करते हैं, और हमने लिख दिया है भूमि की सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों और वनस्पतियों के अवशेषों से निर्मित होती है। भूमि की सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों एवं वनस्पतियों के अवशेषों से निर्मित होती है उसे मृदा कहते हैं। चाहे आप ये याद रखिए और चाहे ये, यानी भूमि की सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों एवं वनस्पतियों के अवशेषों से निर्मित होती है। तो देखिएगा, चट्टानों और वनस्पतियों के अवशेषों से क्या है, निर्मित है। इसे क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो दो डिफिनेशन के रूप में यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपको हमने पहले ही बताया था पहली क्लास में, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के आधार पर, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ने जो है मृदा को 8 भागों में विभाजित किया। ये बात 1956 के आसपास की है, जब इसको 8 भागों में क्या किया, वर्गीकृत या विभाजित किया था। तो वो कौन सी मृदा है जिनको डिफाइन किया गया है, उसके और डिफाइन किस आधार पर किया था, डिफाइन किया था उसे कलर के आधार पर, संगठन बनावट के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर। इन आधारों पर मृदा को 8 भागों में विभाजित किया था, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिएगा, तो पहले बताया था, तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि सबसे ऊपर जाएंगे तो पर्वतीय मृदा मिलेगी, जो पर्वतों के ढाल पर निर्मित होती है, और वो जो है एक पतली सी परत होती है। और उस परत में हमने कहा था बागानी कृषि के मतलब ये हुआ कि जैसे अंगूर की खेती होती है, और वहाँ पर देखेंगे सेब की खेती होती है, और वहाँ पर देखेंगे बहुत सारे फलों की खेती होती है। तो इस प्रकार की खेती की बात हमने किया था, और कहा था कि जो चाय के बागान होते हैं, असम में जाएंगे आपको चाय के बागान मिलेंगे। तो जो चाय के बागान होते हैं, फिर हमने कहा था कि और पर्वतीय ढलों पर, जहाँ पर जैसे आप पश्चिमी घाट में जाएंगे, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियां मिलेगी, पश्चिमी घाट के जो पर्वत क्षेत्र मिलेंगे, तो वहां पर देखेंगे तो वहां पर कहवा मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो पर्वतीय मृदा है ये पतली होती है, इसकी परत पतली होती है, और वहां पर जो है फलों की खेती होती है, और वहां पर जो है आपको बागानी कृषि मसाले आपको मिलेंगे। जैसे केरला में आप जाएंगे, केरला में इलायची वगैरह जो भी मसाले मिलेंगे वो पर्वतीय एक प्रकार की कृषि है वो। और जो आपको मैंने कहा चाय के बागान मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको हमने बताया था। उसके बाद में दूसरी जो मृदा बताई थी वो कहा था कि राजस्थान में जाएंगे, यानी रेगिस्तान में जब जाएंगे तो मरुस्थलीय मृदा आपको हमने बताया था, और मरुस्थलीय मृदा को बताया था कि कहां से कहां तक उसका एरिया होता है, ये किस प्रकार से विस्तार किया है इसने। उसके बाद आपको हमने बताया था कि जो लाल मृदा है, उसके बाद में आपको बताया था काली मृदा है, उसके बाद में रेड मृदा है, उसके बाद आपको बताया था
सॉयल जो किस प्रकार की सॉयल लास्ट में बताया था, लेटेराइट बताया, फिर बताया आपको लमड़ी मृदा, उसके बाद में बताया था एक प्रकार था पीट एवं जैव या दलदली मृदा। तो 8 प्रकार से मृदा को हमने डिफाइन करके बड़े विस्तार में बताया था। तो जो लोग आज नए हैं या नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसको देखने से पहले जो पहला भाग है, जो भारत की प्रमुख मिट्टी है, उसका जो फर्स्ट भाग है उसको देखने की कोशिश करें। उसमें हमने बड़ा डिटेल से बताया है। आज सिर्फ नोट्स के रूप में हम लिखने की कोशिश करेंगे और वो आप शार्ट स्क्रीन के माध्यम से नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो 8 भागों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर नंबर 1 जलोढ़ मृदा है, जो इसका विस्तार सबसे ज्यादा है, 43.3% के आसपास। और आपको हमने बताया था पंजाब के सतलज मैदान से लेकर के असम ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। और उसके बाद में हमने बताया था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो डेल्टा है, इंडिया है, इंडिया यहाँ पे ऐसे इस तरह से जैसे इंडिया देख रहे हैं तो इंडिया में यहाँ ऐसे देखेंगे कृष्णा कावेरी डेल्टाई जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, तो आप देखेंगे तो केरला के तट के आसपास आपको भी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। इसके साथ साथ में आप गुजरात जाएंगे तो गुजरात के आसपास भी ये जलोढ़ प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी, ऐसा हमने बताया था। तो जलोढ़ मृदा को आज पढ़ना है विस्तार में। और जलोढ़ मृदा के साथ साथ काली या रेगुल मृदा कहते हैं, जिसको जो ब्लैक सॉइल और रेगुल सॉइल, तो ये पढ़ेंगे। तो इससे प्रश्न भी बनता है, काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता, तो रेगुल मृदा, तो ये पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ लाल तथा पीली मृदा पढ़ेंगे। और उसके बाद में नंबर 4 पर लेटेराइट मृदा पढ़ेंगे, लेटेराइट मृदा देखेंगे। और नंबर 5 पर ये लिखा हुआ है पर्वतीय मृदा। क्या लिखा हुआ, पर्वतीय या बनी मृदा, वही जो मैं बात कर रहा था पतली लेयर की, और पहाड़ों के जो ढाल हैं वहां पर निर्मित मृदा। और उसके बाद में देखेंगे 6 नंबर आज जो पढ़ाएंगे वो आपका होगा मरुस्थलीय मृदा। और उसके बाद में 7 नंबर पर लमड़ी मृदा। ये सब बहुत विस्तार में भाग फर्स्ट में आपको बहुत विस्तार में सब समझा चुका हूं, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं डिटेल में यहाँ पर लिखूंगा और वो आप इसका नोट्स बना लेंगे। उसके बाद में हमने लास्ट में आपको अंतिम मृदा पढ़ाया था, जिसको बताया था पीट एवं जैव मृदा, इसको दलदली मृदा भी कहते हैं। अब देखिएगा, अब नंबर 1 को हम जलोढ़ मृदा को अच्छे से समझेंगे, शार्ट स्क्रीन के माध्यम से नोट्स बनाइएगा। अब देखिए, कहता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में निर्मित यह मृदा है। कहाँ है ये, उत्तर भारत के विशाल मैदान में निर्मित मृदा है। और इसका पहले ही बताया जो एरिया है, वो एरिया आपका सतलज, जो सतलज से लेकर के यानी पश्चिम में सतलज से लेकर के पूर्व में चले जाएंगे तो लगभग ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वहां तक ये फैली हुई मृदा है। इसके साथ साथ में दूसरा एरिया हमने बताया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र, ये जो डेल्टाई एरिया है, कृष्णा कावेरी गोदावरी के जो डेल्टाई यानी डेल्टा मतलब पूर्वी भाग पर चले जाएंगे तो वहां पर ये क्षेत्र मिलेगा। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि ये मृदा हमने कहा था गुजरात के आसपास और केरला के आसपास दोनों जगहों पर मिलेगी। तो इसका ये विस्तार क्षेत्र हो गया। इसके बाद में हम जानेंगे कि इस मृदा में किस किस प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। तो फसल के संबंध में अगर चर्चा करें तो यहाँ अधिकांशतः हर प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, उत्पादन बहुत ज्यादा है। इसीलिए देखेंगे इंडिया वर्ल्ड लेवल पर भी गेहूं का प्रोडक्शन ऑफ बीज यूपी सबसे आगे है, चाहे गेहूं का उत्पादन हो और चाहे आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद हो, दोनों उत्पादन, चाहे दूध का उत्पादन इंडिया लेवल पर हो, वर्ल्ड लेवल पर हो, तब भी उत्तर प्रदेश चाहे जनसंख्या में हो। तो अधिकांश यहाँ पर देखेंगे ये चीजें मिलती हैं। तो जलोढ़ मृदा में ये फसलें हैं। तो फसल में क्या है, सबसे पहले देखें गेहूं है। अब गेहूं के साथ साथ में गेहूं, धान, दोनों कृषि, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और गंगा नदी वाला जो रीजन है यहाँ पर धान भी बहुत अच्छी खेती होती है। और उसके साथ साथ में जो है गेहूं भी खूब ज्यादा पैदा होता है, मक्का, और इसके साथ साथ में जो गन्ना है, गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है। कुल मिला के कहें ये तो प्रमुख फसलें हैं, लेकिन इनके साथ साथ अधिकांशतः यहाँ सभी प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। और हमने कहा था इसका एरिया जो है सबसे बड़ा एरिया है। हमने कहा था ये जो एरिया है सबसे बड़ा है। जब जो भी भारत की 8 प्रकार की जो मृदा पढ़ोगे उसमें ये देखोगे कि ये लगभग 43.3% के आसपास है, जिसका एरिया सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये देखेंगे कि भारतीय मृदा है तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ये अधिकांशतः जो जितनी होती हैं ये हमारी मृदाएं, इनमें सब में भारतीय मृदा में एक कमी रहती है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की है। ह्यूमस क्या होता है,
ह्यूमस वनस्पतियों के सड़े गले अंश तथा जीवों के अवशेष होते हैं जिनसे निर्मित ये मृदा होती है, उत्पादकता होती है। तो ये इसमें तो मिलेगी, कमी मिलेगी, सब में मिलेगी। और फिर दूसरी बात जानते हैं, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ये जो मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। तो विभिन्न प्रकार के इसमें, नाना प्रकार के इसमें खनिज इसमें मिलेंगे आपको, खनिजों के पदार्थ, खनिज मिलेंगे। खनिज क्योंकि ये चट्टानों से निर्मित होती है, चट्टानों से निर्मित। हमने जब डिटेल में आपको पढ़ा था भूगर्भिक संरचना, तो भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत आपको हमने कहा था कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ये कभी गड्ढा टाइप में था, खाली था। जो पर्वतों से निकलने वाली नदियां थी उसमें उस गड्ढे में गिरी और वो अपने साथ लाया गया मलबा बहाकर, कंकड़ पत्थर बजरी के माध्यम जो भी था और बहुत सारे जो कण थे वो धीरे धीरे उसमें गिरते गए। एक समय बाद ये उत्तर का जो विशाल मैदान है वो जलोढ़ मैदान के रूप में निर्मित हुआ। तो ये देखेंगे जो वो वहाँ पे जो मलबा आया, वहाँ पे जो कचरा आया, जो वहाँ पे जो पदार्थ के आए, तो मिट्टी जो है वो जो वहाँ पे जमा हुई एल्यूमिनियम टाइप है, जलोढ़ मृदा है, जल के साथ लुढ़का कर लाई गई मृदा है, इसलिए उसमें उत्पादकता बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यह मिट्टी उपजाऊ बन जाता है। और हमने इसके बाद में बताया था कि इसको 4 भागों में डिवीजन किया गया है। अब यहाँ देखिए, तो पॉइंट वाइज हमने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। उत्तर के विशाल मैदान में ये निर्मित है, कहाँ मैदान व तटीय भागों के अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में भी ये क्षेत्र पाया जाता है। ये क्या है, 43.3% के आसपास है। उसमें कहा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। उसके बाद में कहा कमी एवं पोटास और चूना, ये दोनों चीजें क्या है, ये समुचित मात्रा में पाई जाती हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के चट्टानी खनिजों की उपस्थित होती है, विभिन्न प्रकार की चट्टानी खनिजों की उपस्थिति होती है। हमने कहा ये नदियां ऊपर से हिमालय पर्वत से या पहाड़ी रीजन से निकलती हैं, तो वहां पर बहुत सारे खनिज अपने साथ बहा कर लाएंगे, तो खनिजों की क्या होती, उपस्थिति होती है। कृषि के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और जलोढ़ मृदा का विस्तार सतलज के मैदान से लेकर पूर्वी ब्रह्मपुत्र की घाटी यानी असम तक विस्तृत, यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये सारी चीजें हमने बना दिया था ऑलरेडी, कल भी बताया था, यानी पिछली क्लास में, आज भी बता रहा हूँ। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो डिफिनेशन थी और जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में डिवीजन किया, ये भी समझ गए होंगे। इसके साथ साथ में जलोढ़ मृदा समझ गए होंगे। अब जलोढ़ मृदा में हम देखेंगे कि जो इसके 8 भाग हैं, क्या है इसके 8 भाग में, एक तो जलोढ़ मृदा आपकी चल रही, क्या चल रही, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा में अब देखो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो किस प्रकार के विभाजन है देखिए, तो नंबर 1 का जो विभाजन है उसको कहते हैं भाबर, क्या कहते हैं, भाबर का मैदान। नंबर 2 है उसको हम बोलते हैं भाबर के बाद आता है तराई, क्या आता है, तराई का मैदान। और नंबर 3 में देखोगे तो आपको नजर आएगा बांगर, क्या आएगा, बांगर का मैदान। और नंबर 4 जो लास्ट डिवीजन है उसको आप देखोगे तो ये होगा खादर का मैदान, क्या होगा, खादर का मैदान, ये खादर का मैदान। तो जो जलोढ़ मृदा है इसको 4 प्रकार से हमने डिवीजन किया है, या 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक में भाबर, दूसरे में तराई, तीसरे में बांगर, चौथे में खादर। अब देखिएगा ये मैदान बनते कैसे हैं। अब मान लीजिए कि हिमालय है, क्या है, हिमालय है, तो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है। मान लीजिए गंगा या ब्रह्मपुत्र कोई नदियां हैं, यहाँ पर क्या है, सागर है, यहाँ पर क्या है, ये सागर होता है। सभी नदियां, अधिकांश नदियां कहाँ है, सागर में ही तो गिरती हैं, अधिकांश नदियां सागर में ही गिरती हैं। अब देखिए जैसे ये पर्वत है, क्या है, ये पर्वत है, मान लीजिए, मानलेम कहा जाता है, मान लीजिए तो ये पर्वत है, तो पर्वत से ये नदी निकल रही, क्या निकल रही, ये नदी इस प्रकार से पर्वत से निकल रही है और समुद्र में जाकर गिरती है, समुद्र में जाकर गिरती है ये नदी। तो अब देखेंगे कि ये जो यहाँ पर स्लोप है ये पदस्थली है, यानी ये ऊपर क्या है, पर्वत है, और पर्वत से नीचे जहां पर धरातल मिलता है, धरातल और पर्वत दोनों समीप मिलते हैं, इसको पदस्थली के नाम से जाना जाता है। तो पदस्थली पर इतनी चूंकि ऊंचाई से नदी गिरती है,
एक काफी ऊंचाई से गिरती है, तो नीचे आते आते उसका वेग जो है यहाँ कम हो जाता है, तो अपने साथ अनेक प्रकार के लाए गए फोल्डर यानी कंकड़, पत्थर और बजरी ये जमा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो वहन क्षमता है या नदी की जो तीव्रता है, नदी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो बड़े बड़े फोल्डर यहीं पर गिर जाते हैं। यानी पदस्थली पर या कहें जब मैदानी भाग आता है तो वहां पर ये गिरा देती है स्टार्टिंग में। तो इस प्रकार से जो निर्मित मैदान हुआ इसको हम भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर का मैदान बोलते हैं। ये भाबर का मैदान होता है। उसके बाद में नदी, और नदी अक्सर यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि नदी यहाँ पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पे फोल्डर पत्थर पड़े हैं, बजरी और कंकड़ के टुकड़े पड़े हैं, तो इनसे होकर बीचों बीच से नदियां नीचे नीचे निकलती रहती हैं। लेकिन जब और इसके आगे जब नदी बढ़ती है इस मैदान के बाद तो पड़ता है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में यहाँ पर ये नदियां यहाँ पर ये दिखाई दे जाती है, ये नदियां यहाँ पर दिखाई दे जाती है। जहाँ पर नदी दिखाई देती है तो इसको हम तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तराई बोलते हैं। तराई में नदी दिखाई देती है और यहाँ पर जल भराव जैसी स्थितियां आपको नजर आएंगी। यहाँ पर जो है जल भराव जैसी स्थितियां आपको नजर आएंगी। तो जल भराव जैसी स्थितियां नजर आएंगी तो इसका मतलब है यहाँ पर मलेरिया बाहुल्य क्षेत्र पाया जाएगा। यहाँ पर मच्छरों को पनपने की दशाएं अच्छी होंगी, तो मलेरिया का ये क्षेत्र होगा। इसके बाद में देखेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है बाढ़ की स्थितियां बनती है। क्या बनती है? बाढ़ की स्थितियां बनती है। तो बाढ़ की स्थितियां में नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो बढ़ जाता है। नदी का जो वास्तविक पहले प्रवाह क्षेत्र था अब वो प्रवाह क्षेत्र नहीं रहता है, वो प्रवाह क्षेत्र बढ़ जाता है। तो बढ़ा हुआ जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि नदी अपने साथ जो रेत है, बालू है, वो बहाकर जमा कर देती है। एक दूर तक बालू और रेत क्या है वो जमा कर देती है, बालू और रेत जमा कर देती है, बड़े बड़े टीले लगा देती है, बालू और रेत के बड़े बड़े टीले लगा देती है। तो रेत और टीले और बालू से निर्मित एक प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाती है। एक प्रकार की क्या बन जाती है? स्थलाकृति बन जाती है। तो इस प्रकार की बनी हुई स्थलाकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर के नाम से जाना जाता है। क्या है? बांगर के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग बांगर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बांगर कभी उपजाऊ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रेत है और इसमें बालू है, सिलिका कण है, तो इसलिए उपजाऊपन इसमें नहीं होगा। उसके बाद में आप देखते होंगे कि नदी हर साल अपने वास्तविक जो प्रवाह है, कैचमेंट एरिया है, उससे बढ़कर के बहती है जब बारिश का मौसम होता है। तो जाहिर सी बात है उसके नदी के बहाव के साथ साथ अनेक प्रकार के खनिज तत्व भी उसके साथ बहते रहते हैं। तो वो खनिज तत्व जब बाढ़ के मौसम होता है, नदी जब अपना प्रवाह क्षेत्र जो वास्तविक है उसको आगे बढ़कर बहती है, तो हर वर्ष यहाँ पर एक लेयर बिछा देती है। इसके समीप में जहां तक जाती है नदी, एक जो लेयर है खनिज तत्वों की वो यहाँ पर बिछा देती है। वो बिछे हुए खनिज तत्व ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। साल दर साल नदी हर साल जाहिर सी बात है वर्षा में अपने वास्तविक कैचमेंट एरिया से ऊपर उठकर बहती है, तो हर साल यहाँ एक लेयर पर लेयर चढ़ती रहती है। इसलिए ये जो मैदान होते हैं बहुत ही उपजाऊ प्रकार के होते हैं और इनका जो नाम दिया गया है तो खादर कहा गया है। क्या कहा गया है? खादर। ये खादर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बांगर और खादर ये क्या होता है और इसमें क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो इसके बाद में अब ये हमने पूरा देख लिया, ये हमने पूरा देख लिया है। अब हम समझेंगे जो ये एक प्रकार की मता को आपको हमने कंप्लीट कर दिया विस्तार में, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं और ना ही कुछ पूछा जाएगा इससे बात। अब देखिए, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है काली मृदा। क्या है? काली मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। तो मैं कह रहा था कि जो दूसरे प्रकार की मृदा है ये काली मृदा है, या इसको हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल। अब देखिए, अब नंबर 1 पर तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोल तो मैं सब दिया हूँ, समझा तो हर एक इसमें का पॉइंट दिया हूँ, ओरली डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर नोट्स बन जाए इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देखिए। हाँ, तो अब देखिए कि काली मृदा या रेगुर मृदा, ब्लैक जो रेगुर सॉइल है
इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये पहले ही बता चुका हूं, अब आपका रिवीजन हो जाएगा। आप देखिए, कहता इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ। बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ। अच्छा, बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है मतलब ये हमने कहा था वहां पर जो है लावा से निर्मित संरचना थी और वो बेसाल्ट से निर्मित है। अब देखिए, कहता हमने बताया था कि दरारी उद्भेदन जो वहां पर हुआ था, दरारी उद्भेदन के माध्यम से जो वहां पर लावा निकला था और वो लावे की जो परत बन गई थी, उसी परत के टूटने फूटने से जो संरचना निर्मित हुई उसे हम ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। तो आप देखिएगा, इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट, वही चट्टानों के विखंडन, टूटने फूटने से हुआ। और इसमें क्या है कि एक शब्द याद रखिएगा जो लिखा हुआ है टिटानिफेरस। ये प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके कारण जो मिट्टी है ये ब्लैक सॉइल कही जाती है। तो इसी कारण, क्योंकि टिटानिफेरस की क्या होती है, इसमें उपस्थिति होती है। तो इस शब्द को आप याद रखना, किसके कारण इस मृदा का रंग काला होता है। तो कहता है विखंडन से हुआ है। टिटानिफेरस लवणों की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, इस मिट्टी का रंग काला होता है। अब देखिएगा, फिर कहता है कि बारीक, अब से बताया ना, बारीक एवं महीन जो कण है उसके बड़े बारीक हैं, महीन हैं। तो बारीक और महीन कणों से इसका गठन हुआ है, मतलब इसका निर्माण हुआ है। तो अगर उस मृदा में जो कण हैं वो बहुत बारीक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जल है वो भी खूब धारण करेगी, तो इसमें नमी देर तक रुकेगी। तो जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी या नमी की मात्रा ये ज्यादा देर तक रोके रहेगी। और जब वहीं पर जब ये टूटेगी, वहीं पर जब वो सूखेगी, तो सूखने के साथ इसमें एक प्रकार से दरारें पड़ जाएंगी, क्योंकि जो पार्टिकल हैं उसके बड़े डेंस हैं। तो जब वो पानी की मात्रा उसमें खत्म होगी, सूखेगी, तो वहां पर दरारें पड़ जाएंगी। तो दरारें जब पड़ जाती हैं तो तभी इसी मृदा को हम स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। और इसमें जो है कई प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। जैसे विशेष तौर पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो है काटन मुख्यतः पाया जाता है। काटन यानी कपास की खेती मुख्यतः की जाती है। कपास के साथ साथ में थोड़ा सा हिस्सा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का आता है, वो वाले एरिया को ले लें तो इसमें जो है सोयाबीन की भी कृषि की जाती है। तो कपास हो गया, सोयाबीन की कृषि हो गई, और इसके साथ साथ में मूंगफली हो गई और फलों की खेती। यानी आप देखेंगे महाराष्ट्र, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जा रही है, वहाँ पर पुणे वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर नारंगी खूब पाए जाते हैं, नारंगी खूब मिलेंगे। और यहाँ पर नासिक में प्याज भी खूब मिलता है, महाराष्ट्र के नासिक में ही प्याज मिलता है। तो मूंगफली भी पाई जाती है। यहाँ पर जो कृषि है मूंगफली की भी खूब होती है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास होता है। उसके बाद देखेंगे कपास और गन्ना भी होता है, चुकंदर भी होता है, और इसमें जो है फलों की भी खेती होती है और सोयाबीन की भी खेती होती है। ये एरिया मुख्यतः तो महाराष्ट्र का है, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका गुजरात का भी हल्का पड़ता है, महाराष्ट्र का भी पड़ता है, अधिकांश क्षेत्र पड़ता है, मध्य प्रदेश का भी इसमें जो है क्षेत्र पड़ेगा, और उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात वाले भी कुछ पोर्शन पाए जाएंगे। तो मूंगफली और तंबाकू की भी खेती होती है। वैसे जो तंबाकू है आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। सबसे अधिक जो तंबाकू का उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश में होता है। और वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो चाइना में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर भी तंबाकू पाई जाती है। मूंगफली तो देखें सबसे पहले तो गुजरात में सबसे ज्यादा होती थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश होने लगी, तो यहाँ पर भी कुछ मात्रा में मूंगफली पाई जाती है। जो मैंने कहा कि सोयाबीन, तो सोयाबीन तो मुख्यतः सर्वाधिक पाया जाता है। वैसे शायद वर्ल्ड लेवल पर जहाँ तक की है कि चीन में पाया जाता है, बहुत स्पष्ट नहीं है डाटा इस समय याद है, लेकिन जहां तक है कि चाइना मिलेगा। लेकिन इंडिया लेवल में अगर बात करोगे तो दलहन के उत्पादन में प्लस सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये सोयाबीन का, जिससे सर्वाधिक क्या पाई जाती, प्रोटीन पाई जाती है। तो दलहन में सोयाबीन, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो सोयाबीन का उत्पादन जो देखेंगे इंडिया लेवल पर वो आपको यहाँ मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, और कुछ भाग आपको हमने कहा कि महाराष्ट्र में भी मिलता है। तो आप देखिएगा, तो इस वही जो मैंने बोला था वही चीज इसमें भी लिखी, बारीक और महीन गठन है। क्या है, इसके कारण ये सिकुड़ती, बारीक या महीन गठन यानी बनावट है जिसके कारण ये सिकुड़ती है, जिसके कारण चौड़ी एवं गहरी क्या पड़ती है, दरारें।
यानी सूखती है तो चौड़ी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, गीली होने पर यह मिट्टी फैलती है। क्या करती है? फैल जाती है, फैल जाती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा काली मिट्टी में स्वतः जुताई हो जाती है, स्वतः जुताई हो जाती है। कृषि क्या है? कृषि शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। और इसमें जो है लोहा, एल्युमिनियम, पोटास, चूने की क्या है? इन सब की क्या है? इनकी सबकी अधिकता है। यानी चूना अधिक मिलेगा इस मिट्टी में, पोटास अधिक मिलेगा इस मिट्टी में, एल्युमिनियम मिलेगा इस मिट्टी में अधिक, और लोहा भी अधिक इस मिट्टी में आपको मिलेगा। लेकिन कमी किस चीज की होगी? कमी आपको नाइट्रोजन की, ह्यूमस की, फास्फोरस की भी कमी आपको मिल जाएगी। अब कपास की कृषि के लिए क्या है? हमने पहले बताया ये सबसे अधिक उपयुक्त है। अब इसमें सर्वाधिक कपास होता है। आप इंडस्ट्री भी देखेंगे वही महाराष्ट्र के आसपास, गुजरात में आपको लेके मिल जाएगी। और इसके कारण यहाँ कपासी मिट्टी, इसका एक अन्य नाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इस मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका स्थानीय जो नाम है वो रेगुर नाम है। स्थानीय नाम क्या है? वो रेगुर नाम है। और रेगुर के बाद कपास के अलावा इस मृदा में क्या होता है? पहले मैंने बताया गन्ना होता है, और मूंगफली होता है, और तंबाकू होता है, और फल होता है। अब देखिए गन्ना, तो गन्ना, लेकिन चीनी के मामले में अगर देखेंगे, बात करेंगे, तो चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। लेकिन अगर जो बुआई होती है गन्ने की बुआई के मामले में जो एरिया है, एरिया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। गोला गोकर्णनाथ में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल लगी हुई है। और चीनी की जो मात्रा है वो चीनी का जो होल उत्पादन है, सबसे ज्यादा उत्पादन है वो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। वहां इसलिए उत्पादन सबसे ज्यादा चीनी का होता है क्योंकि गन्ना और प्लस चुकंदर दोनों को मिलाकर वहां पर उत्पादन अधिक हो जाता है। लेकिन अगर दक्षिण भारत में तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु जहां पर लौटता हुआ मानसून आता, वर्षा करता अक्टूबर नवंबर में, उधर की बात करेंगे तो जो तमिलनाडु है वहां भी चीनी पर जो हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा पैदा होती है चीनी। पर हेक्टेयर में सबसे ज्यादा पैदा होने का कारण यहाँ इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर भूमध्य रेखा है। उसके नजदीक देखें, उसके पास में भूमध्य रेखा पड़ती है, ये भूमध्य रेखा पड़ती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो तमिलनाडु की स्थिति बनती है वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के। चूंकि उत्तर प्रदेश में कम टेम्परेचर है क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, यहाँ से दूरी उत्तर प्रदेश की ज्यादा है और तमिलनाडु की नजदीक है। तो जैसे कि तो इसमें क्या होगा कि जो पानी की मात्रा है गन्ने में, टेम्परेचर के ज्यादा होने के कारण जो तमिलनाडु में पानी की मात्रा है उसको खींच लेगा टेम्परेचर, तापमान, धूप खींच लेगी उसको। तो इसमें जो है जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी। यही काम क्या है उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर क्या है, सर्दी है या फिर इससे कम टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, इसलिए इसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कम शक्कर मिलती है। अब आपको समझना हो तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में देखिएगा जब जाड़ों की तरफ आप एक बार गन्ना खाइएगा तो आपका पानी जैसा लगेगा, लेकिन अगर वही आप जो है मार्च अप्रैल में खाइए तो ओंठ आपके चिपकने लगेंगे। यही हाल होता है कि महाराष्ट्र इसमें जो तमिलनाडु वाली स्थिति है यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो जाहिर सी बात है गन्ने में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। तो पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन आप शुगर है ये आपको तमिलनाडु ज्यादा मिलेगा। शुगर की होल संपूर्ण जो उत्पादकता है ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगी और सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है गन्ने का एरिया के आधार पर ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे इसमें क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र मिलेगा। इसके अलावा जो मालवा पठार, अब देखिएगा सबसे पहले दिन मेरा ये था भारत का सामान्य परिचय, एक बार फिर से देखिएगा जाके, जिसमें मैंने मैपिंग का काम किया था कहाँ पर लोकेशंस हैं इंडिया की। तो वो जब बताया था तो हमने बहुत अच्छे समझाया था, ये हमेशा काम आएगा। पूरी ज्योग्राफी आप पढ़ते पढ़ते इसको जरूर आपको लाभ मिलता रहेगा। तो अब आप बनाइएगा मालवा का पठार कहाँ है, अपने मैप में उसको टिक करिएगा मालवा पठार। तो मालवा का पठार भी आप देखेंगे, मालवा पठार पे टिक करना। उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला उसको देखिएगा, तेलंगाना का पठार भी टिक कराया था आपको, मैप कराया था जब। तो
तो वहां पर भी इसका क्षेत्र पड़ता है। कर्नाटका का भी क्षेत्र पड़ता है जहां पर कॉफी भारत की सबसे ज्यादा पाई जाती है। वहीं पर सोना सबसे ज्यादा कोलार की खान पाया जाता है। वहीं पर धारवाड़ चट्टानी लोहे के लिए फेमस है। अब देखिएगा तो उत्तर पश्चिम तो क्या है, तमिलनाडु में भी मिलेगा। उसके बाद अब आप समझ रहे हैं कहाँ तमिलनाडु है, कहाँ केरला है, कहाँ उत्तर पश्चिम है, क्योंकि इसलिए हमने सबसे पहले स्थिति और विस्तार के साथ साथ में जो लोकेशंस थी पूरे इंडिया के स्टेट्स की वो दिखा दिया था, ताकि यहाँ आपको समझना बहुत आसान है। तो ना उत्तर पूर्व में गुजरात का हिस्सा मिलेगा, इन क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगी, ये काली मृदा या रेगुर मृदा मिल जाएगी। तो इसको आपने बड़े विस्तार में मैंने पहले ही सब पढ़ा दिया था, बचा कुछ नहीं था, लेकिन आपके नोट्स बन जाएं इसलिए मैंने इस पे छापने की कोशिश किया है और आप छाप चुके होंगे। अब देखिए, अब थर्ड नंबर देखिएगा, रेड सॉइल के बारे में देखिए, लाल पीली मृदा, रेड या येलो सॉइल इसको बोला जाता है। तो अब ये कहाँ पाई जाती है, रेड, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाएगी, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाएगी। जब हमने भूगर्भिक संरचना पढ़ाया था तो आपको हमने पढ़ाया था कहाँ पे आर्कियन है, कहाँ धारवाड़ है, कहाँ कुडप्पा है, कहाँ विंध्यन है, ये सब बहुत डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। और क्लास में भी अब ये नहीं पढ़ाएंगे, जब क्लास का जब चलेगा लेक्चर तब ये नहीं सब चीजें होंगी, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं इसमें है, जितना आपको क्लास में देना था वो यहाँ पर सब दे दिया है। तो अब जो क्लास चलेगी वो अब उम्मीद भी बन गई है, आपने न्यूज ऑलरेडी देखा ही होगा कि न्यूज में अब शायद जुलाई से ऐसा माना जा रहा है कि जो स्कूल और शैक्षणिक संस्थान है वो जुलाई से खुलने लगेंगे। तो आप बिल्कुल तैयारी में रहिए कि जुलाई के आसपास आपको कोचिंग आना होगा। जब कोचिंग आना होगा तो ऑलरेडी ये सब आपको हम बता चुके हैं, ये नहीं इसके आगे की चीजें आपको बताई जाएंगी, तो इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। हाँ, वो बात दूसरी है, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप इसमें आप समझिएगा। अब देखिएगा उसके बाद में लाल और पीली मृदा की जो हमने बात किया और आपसे कहा प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत तो ये तो ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, कहाँ प्रायद्वीप है ये भी बता चुके हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत, ये देखो प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, अरब सागर, क्या कहा था, अरब सागर है ये, क्या अरब सागर है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब इस यहाँ पर नीचे इंडियन ओशियन है। तो अगर हम बात करें जो प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीप मतलब हुआ जिस स्थलाकृत के तीनों ओर क्या हो, जल हो। तो भारत की जो स्थिति है प्रायद्वीपीय स्थिति है, तो एक तरफ पश्चिम में देखोगे जहां से गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, यानी केरला तक आप देखो, गुजरात से लेकर नीचे जो तमिलनाडु है यहाँ तक देखो अरब सागर है। उसके बाद तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र जो दक्षिण भारत कहलाता है, उसमें दक्षिण देखेंगे तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। उसके बाद में जो तमिलनाडु से ऊपर बढ़ोगे आप पश्चिम बंगाल तक जाओगे तो वहां पर बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से जो लोकेशंस हैं, जो तटीय राज्य जो 9 हमारे पड़ते हैं, भारत के पड़ते हैं, तो उसके आसपास वाला जो रीजन है, यानी इसके जिसके तीनों तरफ महासागर है, तो ये वाले जो ऐसी स्थिति बनने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखिए, तो प्रायद्वीपीय भारत हमने बताया, तो प्रायद्वीपीय भारत में आपने देखा प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग आर्कियन हो, धारवाड़ हो, आपको पहले बता चुका कहाँ पे आर्कियन है, कहाँ पे धारवाड़ है। तो आर्कियन धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। अब फेरिक ऑक्साइड, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फेरिक ऑक्साइड की इसमें क्या है, उपस्थिति है, फेरिक ऑक्साइड उपस्थिति है या अधिकता के कारण, ये इसके कारण क्या है, इसका रंग लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, रंग लाल हो जाता है। और इसमें जो कमी रहती है वो कमी है, देखो क्या है कमी, कई चीजें आपको कमी मिलेगी। और वो इसे सामान्यतः बताया है, ह्यूमस, फास्फोरस, पोटास, इनकी सबकी कमी है। तो ये अपक्षालित या लीचिंग मिट्टी होती है। ये क्या अपक्षालित मतलब होता है कि इसकी अपर लेयर जो है, ऊपरी परत जो है, ये कट जाती है, ये कट जाती है। तो ऊपरी परत जब कट के बह जाती है तो इसमें से जो खनिज तत्व हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो लीचिंग की प्रोसेस ये होता है कि ये मान लीजिए है, ये आपकी एक संरचना हो गई, इसके ऊपर ये है मृदा, ये एक लेयर मृदा की हो गई। तो मृदा की जो लेयर है, ये लेयर है, ये वर्षा के प्रभाव से या कहें वायु के प्रभाव से, अगर इसका क्षरण हो जाए, वर्षा के प्रभाव से, वर्षा के प्रभाव से मतलब पानी के माध्यम से, वायु के प्रभाव से मतलब हुआ कि अपर लेयर पर खुदाई हुई हो या फिर पशुओं के माध्यम से चराई हुई हो या वहां पर वन नहीं हो, जिससे क्या है यहाँ पर जो पार्टिकल है बड़े वो ऊपर ही हो, भुरभुरे हों, तो वायु के माध्यम से उड़ के दूसरे स्थान पर चले जाएं।
या पानी के माध्यम से प्रवहित होकर दूसरे स्थान पर चल जाए, और यहाँ पर क्या बचे, कुछ प्रकार के खनिज तत्व बने। तो ये जो अपक्षालन है, इसके कटाव को ही अपक्षालन कहते हैं। तो अपक्षालित लीचिंग मिट्टी है, ऊपरी परत में क्या है, लोहा मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा। ऊपरी परत में क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये लोहा हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, ये इस प्रकार के कण बचे। जो महीन अन्य पार्टिकल थे, वो उर्वरक जो पदार्थ थे, वो सब बह के कहाँ चले गए, नदियों के माध्यम से समुद्र में चले गए। तो ये है, इसमें उत्पादकता भी क्या होगी, इसमें कम हो जाएगी उत्पादकता लाल मृदा में। ऊपरी परत में लोहा एल्युमिनियम की अधिकता है। उसके बाद में कहा कि एक तो नाइट्रोजन, दूसरा पोटास, तीसरा क्या है, फास्फोरस या ह्यूमस की इसमें कमी आएगी। तो नाइट्रोजन, पोटास के साथ साथ ह्यूमस, फास्फोरस, ह्यूमस, ये सब कम होगा। और इसमें पाया क्या जाएगा, पाया यह जाएगा जब इसमें उत्पादकता नहीं रहेगी, जब उर्वर जो चीजें हैं वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से बह जाएंगे, तो मोटे मोटे अनाज होंगे। मोटे अनाज में दलहन और दलहन के साथ साथ चावल भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो क्षेत्र है, आप देखे होंगे कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा मक्का मिलेगा। वैसे यूएसए है, अमेरिका में मक्का पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मक्का भी, मक्का क्या है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं, मोटे अनाज हैं। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब जब हम कृषि पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन सी फसल मोटे अनाज है, या फिर हम देखेंगे जो वीट की फसलें, गेहूं की फसल कौन सी हैं, इसमें देखेंगे 2 प्रकार की, 3 प्रकार की फसलें, ये सब पढ़ेंगे। उसमें जो कृषि है उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो लाल एवं पीली मिट्टी का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा। कर्नाटक में इसीलिए आपको कॉफी सबसे ज्यादा पैदा होता है, और कॉफी के साथ साथ में आप देखोगे वहां पे मक्का सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, ये आप अपने मैप में टिक करें, अपने मैप में टिक करें कि तमिलनाडु का छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है। मैंने कहा था छोटा नागपुर पठार कोयला के लिए, उधर देखिएगा कहाँ कहाँ फेमस है, ये आप अपने मैप में टिक करें। और उड़ीसा जहाँ क्या है, चिल्का झील है, चिल्का झील का भारत की सबसे बड़ी झील। वहीं बंगाल, पश्चिम बंगाल का क्या है, पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का पठारी क्षेत्र। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो विकास के माध्यम से कटा था, जो पिछड़ा है, तो वहां पर भी इस प्रकार की मृदा का विकास आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा मिलेगी भी नहीं, नोट्स खंगालोगे बहुत सारे। ये हमारा जो मटेरियल होता है, आपको बता दूं, जो इस विषय की, ज्योग्राफी विषय की जो एथेंटिक बुक्स होती हैं, इसके साथ साथ एनसीईआरटी होती हैं, प्लस अन्य जगह पर ली गई क्लासों का ये मिश्रण क्लास होती है। इसलिए इसको बड़े ही सावधानी से पढ़िए, बड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें बहुत जूझना पड़ेगा आपको, अपने आप से नोट्स बनाने में क्या छोड़े क्या पढ़े, ये सबसे बड़ी समस्या होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, वो जो, और इसको समझिए। अब इसके बाद में जो चौथे प्रकार की मृदा है, लेटेराइट मृदा की बात करेंगे, लेटेराइट मृदा की बात करेंगे। तो अब देखना है कि लेटेराइट मृदा, क्या देखना है, लेटेराइट मृदा या लेटेराइट सॉइल। ये क्लास थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, ये क्लास थोड़ा सा बड़ी हो रही है, लेकिन मैंने पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराना, हमारा ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश किया है कि कुछ भी ना छूटे और इससे बाहर कुछ ना मिले आपको। तो इसलिए अब देखिए, जो मैंने इसका जो बनाया है सिस्टम, जो लिखा है पॉइंट वाइज, तो ये आप कोशिश करिएगा कि पॉइंट वाइज लिखें, क्योंकि मेंस वगैरह में लिखने के लिए अगर पॉइंट्स का यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपकी आंसर राइटिंग भी करें तो बेहतर रहेगा कि पॉइंट में ही लिखें। तो अब देखिएगा, अब लेटेराइट मृदा को समझना है, लेटेराइट सॉइल को समझना है। तो इसमें क्या है, मैंने बताया था दक्षिण भारत में पाई जाती है और नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट में 2 जगहों पर पाई जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में मतलब शिलांग वगैरह देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। तो वहीं पर, तो इसमें क्या है कि लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। तो वहां पर ये जो मृदा है लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो उन क्षेत्र, वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, तो जैसे आपका ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर आपको मिलेगी
केरला, कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु के आसपास ये मिलेगी। यहीं पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है, यहीं पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर आपको वर्षा मिल जाएगी। और शिलांग, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो शिलांग का पठार है, वहां पर आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। तो कर्नाटक, मुख्य रूप से कर्नाटका में आपको ये मिट्टी मिलेगी, और कर्नाटका के बाद केरल मिलेगी, यानी पश्चिमी घाट, और उड़ीसा के आसपास भी ये मिट्टी आपको मिल जाएगी, उड़ीसा के आसपास मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में भी कुछ भाग इसका मिलता है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ में आपको राजमहल की पहाड़ियां आप देखेंगे, छोटा नागपुर पठार वाला एरिया देखेंगे। तो इन जगहों पर इस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आप इधर देखोगे पश्चिमी घाट पर, तो 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अब शिलांग, मेघालय वाले एरिया में देखेंगे, वहां मासिन आप देखेंगे, जहां पर कीपा आकार की पहाड़ियां, तो मानसून आसानी से इंटर हो जाता है। लेकिन वही मानसूनी बादल जब लौटने की कोशिश करते हैं तो इन पहाड़ियों से टकराते हैं, टकरा करके सारी वर्षा की मात्रा यहीं पर खत्म कर देते हैं। और बादल जो वर्षा जिनके माध्यम से होती है, जब वो हवाएं हल्की हो जाती हैं, ऊपर उठ के चली जाती हैं। तो ये क्रम अनवरत चलता रहता है, जिस कारण पर आप देखोगे मासिन राम में लगभग 1133 मिलीमीटर वर्षा होती है, 1133 मिलीमीटर के आसपास, या 11,000 कुछ करके आपको मिलेगी, 1133 मिलीमीटर वर्षा वहां पर हो जाएगी। तो अब देखेंगे कि ये वाले रीजन हो गए, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपको मिल जाएगी। और जब इतनी वर्षा होगी तो यहाँ पर अपक्षालन होगा। अपक्षालन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये धरातल है और इसके ऊपर देखेंगे ये अपर लेयर है, अपर लेयर ऑफ सरफेस कॉल्ड सॉइल। तो अपर लेयर है, ये ऊपरी परत है। तो ऊपरी परत जो मृदा है, जो किससे बनी हुई है, जो चट्टानों के टूटने तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने तथा जीव जंतुओं के जो जीवाश्म होते हैं उनके माध्यम से बनी हुई ये परत या लेयर है। तो अगर जहां पर वर्षा अधिक होगी, यहाँ पर वर्षा अधिक होगी, अधिक मतलब 200 सेंटीमीटर जब प्लस होगी, जब प्लस ज्यादा होगी 200 सेंटीमीटर, तो इस मृदा का कटाव और बहाव हो जाएगा, इस मृदा का कटाव और बहाव कहीं जमाव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ टुकड़े बचेंगे, कुछ खनिज तत्व बचेंगे। क्या बचेंगे, कुछ खनिज तत्व। जैसे यहाँ पर लोहा है तो लोहा बच जाएगा, एल्युमिनियम, जो भारी पदार्थ है खनिज तत्व पाए जा रहे हैं, लोहा, एल्युमिनियम जैसे पदार्थ ये। और इसके साथ साथ में ये होता है, अधिक कटाई के साथ साथ इसमें जो खनिज तत्व हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। इसके खनिज तत्व हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं, ये जमाव नीचे की ओर इनका हो जाता है। तो ये जो बच जाता है, तो इसी को ये एक निच्छालन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, निच्छालन। ये निच्छालन इस प्रकार से होता है, यानी अधिक कटाई के माध्यम से बह जाना, या फिर उसके माध्यम से, पानी के माध्यम से नीचे जो उसके तत्व थे, खनिज तत्व थे, जो उर्वरक तत्व थे, वो नीचे आ जाना। यहाँ पर लोहा और एल्युमिनियम जैसे पदार्थ बच जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को निच्छालन कहते हैं, कटाव कहते हैं। तो जो यहाँ पर सरफेस का एरिया, जो मिट्टी बचेगी यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो उपजाऊपन नहीं रहेगा, क्योंकि उर्वरा उसकी जो है वो सब खत्म हो गई है बहाव के माध्यम से। अब देखिए, तो इसमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं कि यह लैटिन जो भाषा है, तो उसके शब्द लेटर से बनी है। लेटर है किससे बनी है, लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बनी है। तो वर्षा हमने बताया था 1133 मिलीमीटर, 11,033 मिलीमीटर आपको बताया वर्षा। कहाँ पे, मासिन राम 11,033 मिलीमीटर। इसको ध्यान रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो, वहां मैंने बोल दिया था 11,033 मिलीमीटर वर्षा होती है मासिन राम में। अगर मेरियाना गर्त इसी तरह से देखें, थोड़ा कंपेरिजन करें उसका, तो 11,034 किलोमीटर होगी, 11,034 मीटर मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर की। तो पैसिफिक ओशियन की सबसे गहरी जो खाई मेरियाना है, उसकी 11,034 मीटर है गहराई, जो खाई है, गर्त है वो है।
और जो वर्षा हो रही 11,033 मिलीमीटर वर्षा मासेंद्रा में हो रही। इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो दोनों फैक्ट हमेशा याद रहेंगे। अब देखिएगा, तो कहता है कि लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। जिसका अर्थ क्या है? ईंट है। तो लैटिन भाषा के लैटर शब्द से बनी है, उसका अर्थ है ईंट। अब देखिए, लैटिन भाषा में जो भाषाएं आती हैं, एक तो पुर्तगाली आती है, स्पेनिश, एक स्पेनिश और दूसरी पुर्तगाली, दो भाषाएं आती हैं। एक है पुर्तगाली, दूसरा क्या है? स्पेनिश। तो लैटिन भाषा के अंतर्गत ये पुर्तगाली और स्पेनिश दो भाषाएं आती हैं। अब देखिएगा, कहता है लेटेराइट मिट्टी का अध्ययन सबसे पहले अगर किसी ने किया है तो एफ बुजान ने किया है। लेटेराइट जो मृदा है, इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया एफ बुजान ने किया। एफ बुजान ने 1905 में किया। जब 1905 में बड़ी एक घटना हुई थी भारत में, आपको याद होगा, जो बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 की घटना है, उसी समय हुआ है। वो क्या नाम, जो ये है मृदा का अध्ययन जो किया गया, वो उस समय हुआ 1905 में। तो आपको ये याद रखना होगा कि एफ बुचान ने लेटेराइट मृदा का अध्ययन किया, ये 1905 में है। ऐसे लगते हैं, अच्छा 1905 में है। अब देखिए, यह मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जा रही? एक तो कर्नाटक, दूसरा क्या है? केरल। क्या है दूसरा? अब पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग गई, पानी भी खत्म हो गया। आप समझिएगा, अब आप लोग अगर कागज नहीं देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है और बड़े अच्छे से सारा मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप घर में बैठ करके अच्छे से पढ़ तो सकते ही हैं, क्योंकि अभी आप फाइट में आ रहे हैं, 1 महीने की बात और है, लगभग छुट्टी गुजार लीजिए, उसके बाद फिर पुनः कोचिंग में आना है और उसी दौड़ में दौड़ना है जो मैराथन टाइप दौड़ है। तो जो घर में बैठे बैठे तेज दौड़ देगा तो वो और आगे तेज चला जाएगा। ऐसा माहौल बना हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसा है, पढ़ने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आगे चल के उनको समस्या होगी जब फाइट में आएंगे। इसलिए एक बार और आपसे निवेदन है कि बच्चे घर में हैं तो थोड़ा पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, और जो पढ़ाया जा रहा है एक बार नहीं 2 बार सुनिए। इससे ज्यादा बाहर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, भी नहीं मिलेगा भी नहीं आपको ज्यादा। अब देखिएगा, तो 1905 में क्या हुआ? इसका विभाजन हुआ बंगाल का। उस वही डेट है एफ बुचान की, जिन्होंने अध्ययन किया था लेटेराइट मृदा का। उसके बाद देखिए, ये क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का। फिर क्या है? पूर्वी घाट कहाँ पे है? जो इंडिया है, ये हम आपको बताएं, ये यहाँ पर ये पूर्वी घाट, एक पश्चिमी घाट में भी देखा। तो इसके बाद में राजमहल। अब आप टिक करिएगा, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? आपको सबको टिक करा चुके, क्लास में पूरा करा चुके हैं। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है? सीलांगगंज कहाँ है? ये आपको करा चुके हैं, इसको टिक करिएगा। इन और छोटा नागपुर का जो पाट प्रदेश है, क्या होता है पाट प्रदेश? ये आप देखिएगा, खूब कायदे समझिएगा, ये सब करा दिया गया। और ये आपको बता चुके हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती? वर्षा होती, वहां पाया जाता है। निक्षालन क्या है? अपक्षालन जो है वो अधिक होता है। अगर अपक्षालन अधिक होगा तो क्या होगा? मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, चूना एवं ह्यूमस की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। फिर देखिए क्या मिलेगा, क्या रुका रहेगा, क्या नहीं रहेगा? लोहा, एल्युमिनियम, इनकी क्या होगी? ये अधिकता होगी इनकी। अपक्षालन के कारण क्या है? ये उपजाऊ होंगी, कम उपजाऊ होंगी? कम उपजाऊ होंगी, तो ये मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी। सूखने पर ये मिट्टी कैसी होती? ईंट की तरह कठोर हो जाती है। भाई कैसी हो जाती? ईंट की तरह कठोर हो जाती है, क्योंकि लेटेराइट मृदा सूखने पर ईंट की तरह क्या हो जाएगी? कठोर। तो कभी प्रश्न आ गया, वो किस प्रकार की मृदा है जो सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है? तो आपको ये एफ बुचान ने किस मृदा को अध्ययन किया? तो आप बताएंगे लेटेराइट मृदा। अब देखिएगा, गीली मृदा होने पर क्या हो जाती है? कोमल हो जाती है। तो जैसे जो कठोर हार्ड हो जाती है, उसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो है ये फिर कोमल हो जाएगी। इस मिट्टी में मुख्यतः काजू, मोटे अनाज, इनकी कृषि की जाती है। तो काजू, मोटे अनाज, तो आपको वही कर्नाटक वाला एरिया देखेंगे तो उधर काजू वगैरह की कृषि होती है। वहीं पे हल्की चाय की खेती मिलेगी, काजू मिलेगा, और क्या बोलते हैं मसाले, फिर केरला बढ़ जाओ मसाले मिलेंगे, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। इसके अभी 2 पार्ट और आएंगे।
बड़े धैर्य से उनको भी समझ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। पार्ट ये 2 है, फिर 3 आएगा और फिर ये लास्ट पार्ट 4 आएगा। पूरी मृदा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार मेहनत कर लेना, क्लास थोड़ा सा बड़ी है, अंत तक देखने का प्रयास करना, और अच्छी लग रही होगी, इतनी मेहनत की जा रही है तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। हमारे क्लास के जितने स्टूडेंट हैं शायद उनमें से कोई भी ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर वाले तो खूब लोग कर रहे हैं काम, लेकिन क्लास वाले लोग आराम से ठंडे बस्ते में बैठे हैं, क्लास जाएंगे सब कुछ समझ लेंगे। तो थोड़ा मेहनत का ये आप भी रिजल्ट दीजिए। ये टीम लगी है तो उसका भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो कमेंट्स वगैरह देखिए, क्या नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं नए स्टूडेंट जो बाद में आए थे, वो खूब प्रश्न पूछ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं, खूब वो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट बढ़ाइए और ये समस्या खत्म होगी, पुनः उसी क्लास में आना है। धन्यवाद।